बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मुबारक हो तमाम पाकिस्तानियों को और तमाम मुस्लिम उम्मा को कि आज वही दिन है कि जब पाकिस्तान इस खित्ते में एटमी ताकत के मुकाबलों में हमने अपना लोहा मनवाया। आज योम तकबीर मनाया जा रहा है और मुल्क भर में आम तातील है। आज ही का वो दिन था 1998 में कि जब हमने कामयाब एटमी धमाके किए और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हमारा दिफाई निज़ाम भी अब मजबूत है, अब एटमी धमाकों से लेस है। अब अगर कोई मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो वो आंखें निकाल ली जाएंगी। इस पे आज हम बात करेंगे। फिर आज हम बात करेंगे, नवाज शरीफ साहब आज पार्टी के चेयरमैन मुंतखब हो गए और बड़ी वबांग दोहल वहाँ पे स्पीचेस भी हुई। शहबाज शरीफ साहब ने भी डायरेक्टली अदलिया से मुखातिब होकर कहा कि अदलिया की कुछ काली भेड़ें बानी पीटीआई को रिलीफ देने की बात कर रही है। माजी के कुछ प्रोग्रामों में हमने इस हवाले से बात की थी कि क्या वाकई अदलिया के कुछ जजेस में लॉबिंग है, जो कि पीटीआई किसी पार्टी का लिए सॉफ्ट कॉर्नर है उनके पास। आज वो बात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी कर दी। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान की हिचकोले खाती मईशत किस तरफ किस सिमत जाएगी। बात करने के लिए इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। आप चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं एक्समेन सर्विस सोसाइटी के, बड़ा बेबाक गुफ्तगू करते हैं। अजीज़ अवान साहब ने हमें ज्वाइन किया। खुश आमदीद कहेंगे अजीज़ अवान साहब। जी बहुत शुक्रिया साहब। सर पहले तो आपको मुबारक हो। आज ही के दिन 1998 में हमने कामयाब एटमी धमाके किए, पूरी दुनिया लरस गई, उनको पता चल गया कि पाकिस्तान पहला एटमी मुल्क बन के साबित हो गया और आज तक हमने जिम्मेदारी का किरदार अदा किया है। क्या कहेंगे? तो पता है एटमी किए तो उसके बाद पाकिस्तान का एटमी कुव्वत रखते हैं। अजीज आवर साहब सॉरी फॉर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, गालबन आपकी तरफ सिग्नल कम है, दोबारा बोलिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जब ये हमने 98 में किए तो उसके बाद दुनिया को पता चला सही कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत बन गया है। इसके बाद इसके साथ बातचीत जो करनी है वो उस लहजे में नहीं करनी जो एक आम मुल्क के लहजे में की जाती है। सही ट्रू। और इस दफा को मजबूत करने में आप अफवाज पाकिस्तान के किरदार को फरामोश नहीं कर सकते। आप उन सियासतदानों को भी फरामोश नहीं कर सकते जिन्होंने अहम किरदार अदा किया, खुसूसी तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जिन्होंने बड़ी दलेरी के साथ सारे प्रेशर उस वक्त खत्म करके और ये धमाके किए। और आज हम जो अपना सर फख्र से उठाते हैं ये ख्वाजा पाकिस्तान और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मेहनत का नतीजा है। यकीनन इससे पाकिस्तान का दबाव भी मजबूत हुआ। पाकिस्तान के दुश्मन जो है उनको भी समझ आ गई कि आप पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए कौन सा लहजा अख्तियार करना है। तो हमने इसमें बड़ी कामयाबी हासिल की है और ये जो चीजें हमने उसके बाद भी हमारी ये जो सिलसिला जारी रहा। अच्छा अवान साहब सॉरी, मैं सॉरी आपको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, सॉरी फॉर इंटरप्ट। मुझे ये भी बताइएगा उस वक्त क्या साजिशी अनासर भी मौजूद थे, रुकावटें भी थी कि ये धमाके न किए जाएं, कुछ ऐसे प्रेशर थे हम पर, हमारे सियासतदानों पर? देखें, एक तो पाकिस्तान के अंदर से भी बहुत सारे प्रेशर थे उस वक्त से वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पे, और बैरूनी प्रेशर बहुत ज्यादा थे। बड़ी उनको कोशिश की गई, बड़ी कालें आई कि आपने ये नहीं धमाके करने, उन्होंने एक मुहिब वतन और होने का सबूत, और उन्होंने कहा कि मेरे लिए मेरी मुल्क जो है वो सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। उन्होंने तमाम प्रेशर के बाद अंदरूनी और मुल्क प्रेशर को मुस्तरद करते हुए उन्होंने ये फैसला किया कि हमने एटमी धमाके करने हैं और हमने कामयाब किए। और इस पर हम पूरी कौम मियां नवाज शरीफ को अफवाज पाकिस्तान को हमेशा साफ पेश करती रहे। मुझे ये भी बताइएगा अजीज अवान साहब, आज तक हमने कभी गैर जिम्मेदाराना लबो लहजा अख्तियार नहीं किया रिगार्डिंग हमारा जो दिफाई निज़ाम है। हम हर उस ताकत को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं और दिया भी है। इससे आगे बढ़कर जब हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आज मियां साहब को बड़ी मुबारकें दी गई और उन्होंने कहा कि आज मेरी फतेह हो गई
साकिब निसार ने देख लिया कि उसके दिए हुए ऑर्डर्स को फाड़ के फेंक दिया गया। फिर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने बानी पीटीआई के लिए भी कहा कि अदलिया में कुछ काली भेड़ें हैं जो कि चाहती हैं कि बानी पीटीआई बाहर आ जाएं, अगर ऐसा हुआ तो ना कोई जज रहेगा ना वजीर आजम। ये किस तरफ उनका इशारा था, कुछ बताएंगे? देखिए, मैं आपको दो चीजें बताऊं अपना साजिद भाई। पहली बात तो ये है कि साकिब निसार साहब ने जो कुछ भी किया या करवाया तो उन्होंने पाकिस्तान के एक बड़े लीडर के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया था। सही। मियां नवाज शरीफ इस मुल्क के बहुत बड़े लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, उनकी बड़ी खिदमात है इस मुल्क के लिए, और वो एक अवामी लीडर है, तो उनको इस तरह से महल करा देना, सजा देनी और फिर उनकी बेटी को गिरफ्तार करना और उनके लिए अज़ियतनाक काम करना और बयानात देना, ये बड़े एक तकलीफ दे थे। अल्लाह ताला का लाख के एहसान है कि उनके सारे ऊपर केसेस भी खत्म उसी अदालतों में किए और उसके बाद वो दोबारा मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट भी बने। और मैं समझता हूँ कि इससे मुल्क को फायदा होगा। मियां नवाज शरीफ साहब का बहुत बड़ा तजुर्बा है और वो बड़ी मेहनत करके पाकिस्तान को एक अहम मुकाम पर पहुंचाने की पूरी कोशिश, और उनकी दिली ख्वाहिश भी ये है कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की याफ्ता मुबारक में शामिल हो। तो मैं समझता इस तरह से कामयाबी है। दूसरा जो मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, देखिए मैं ये बात करता हूँ कि हमारे जो जज हजरात है उनको पार्टी नहीं बनना चाहिए। उनके अंदर बानी पीटीआई के लिए बहुत सारी हमदर्दियां हैं, जबकि हम पूरा उम्मीद है कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो हैं ईसा साहब काजी साहब, वो एक निहायत ही ईमानदार बेहतरीन मुहिब वतन पाकिस्तानी है। वो अदलिया को एक बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं और वो इस मेरा ऐसी बदमस्ती नहीं होने देंगे। लेकिन चंद जजों ने देखो बदमस्ती की तो कौम कबूल भी नहीं करेगी और फैसले को मुस्तरद भी करेगी, और ऐसा नहीं होना चाहिए। बानी पीटीआई ने 9 मई का जो वाकया करवाया है उस पे सर अगर उनको लीड किया गया तो मैं भी कहता हूँ मियां शहबाज शरीफ के जज से सुन लें कि पाकिस्तान में 40 लाख के करीब सोसाइटी के मेंबरान हैं जो कि सरापा एहतजाज भी बनेंगे और वो शहादा की फैमिलियां भी सरापा एहतजाज बनेगी जिनके मुजस्समों के साथ जो कुछ किया गया, और वो चीजें हम कभी भूल नहीं सकते। आप यहाँ पे एक सवाल ले लें, यहाँ पे एक सवाल लेने से पूरी उम्मीद है जी कि 9 मई के केसेस में इमरान को सजा मिलेगी, उनके आभारियों को सजा मिलेगी। हम कहते हैं कि हम ये मुकदमा खत्म नहीं होने देंगे और इस मुकदमे का फैसला होगा, और इसके लिए हमें जो भी करना पड़ा, जहां भी जाना पड़ा, बड़े पुरअमन तरीके से इसका मुतालबा कर रहे हैं अपनी अदलिया से, बड़े प्यार और मोहब्बत से कर रहे हैं, अदलिया से गुजारिश कर रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह का वक्त हुआ तो हमारे हाथ पांव आंखें सब काम करती हैं, हम बुत नहीं है, हमारे अंदर जान है और ये जान हमने अल्लाह के फजल से मुल्क के ऊपर खर्च कर देनी है और हम आगे जाके इसका एक रिजल्ट देंगे कि हमें ये फैसले कभी कबूल नहीं होंगे। अब यहाँ पे हमारे जिना उसको जलाया जाए, हमारे जीएच को भी हमला किया जाए, हमारे सिपाहीदार को गालियां दी जाए तो उनको हम माफ करेंगे। सर यहाँ पे सवाल एक ले लें, आपने ठीक है, आप अपना मौकिफ दे रहे हैं। एक सवाल, एक लास्ट और बड़ा अहम क्वेश्चन मैं आपसे ये करने जा रहा हूं। एक तरफ जो अदलिया की जो बीट रिपोर्टर्स हैं उन पर पाबंदी कदगन, दूसरी जानिब अदलिया तमाम इस्टेब्लिशमेंट इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान को तलब करता है, फिर हुकूमत वर्सेस अदलिया मामला चलता है, इदारे अपनी हुदूद, आईनी हुदूद से तजावुज करने की अक्सर रवायत रही है। कौन है जो ये मामलात ठंडे कर सकता है, ये गर्मी खत्म कर सकता है? हेलो जी, आपको आवाज आ रही है? आ रही है। ये जो सिचुएशन है सर, ये जो मामलात खराबी की तरफ मैं कहूंगा जा रहे हैं, ये सही कैसे होंगे? क्योंकि तमाम एजेंसीज के सरबराहान को भी अदलिया बुला चुकी है और कहा है कि ये खुल के लाइव केसेस चलेंगे, तो फिर ये ऊंट किस करवट बैठेगा? साजिद भाई, ये मजाक सिर्फ पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया के अंदर हर मुल्क की अपनी इंटेलिजेंस है, उनके अदालत के हेड को कोई भी जो है वो अपनी अदालतों में तलब नहीं करता। और दूसरा ये है कि अगर कोई मामला हो भी तो वो चैम्बर में डिस्कस कर लेते हैं। इंटेलिजेंस इदारों ने मुल्क की बका के लिए अपनी जिंदगियां जो हैं उनको एक निशाने पे रखा होता है
और वो अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर मुल्क की खिदमत कर रहे होते हैं। तो जो लोगों को वो पकड़ते हैं उनके पास बड़े ऐसे हकायक होते हैं कि ये एंटी काम कर रहे हैं मुल्क के लिए। तो मैं समझता हूँ ये बात काबिल मजम्मत है कि आप इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहों को बुलाएं या आप इंटेलिजेंस के लोगों को बुलाएं। मीडिया हाउसेस को भी नोटिस हैं कि इस तरह के मामलात को आप टीवी पे बहस ना करें, सवाल और जवाब ना करें। तो ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है अजीज आवान साहब कि मीडिया वाले भी बात ना करें तो फिर कौन बात करेगा? पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की मजबूती, सालमियत, दिफा। आज दिफा पे स्पेशल हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो फिर ये हल कैसे होगा? आपके पास कोई मशवरा है, कोई एडवाइस है? ठीक है, जब जनरल आजम मनीर को गालियां पड़ती थी, जब ये पाकिस्तान में पड़ती थी, उस वक्त हम कहते थे कि मीडिया के ऊपर ये पाबंदी होनी चाहिए। तो उस वक्त यही जज हजरात जो है वो कहते थे कि कोई मीडिया पे पाबंदी नहीं लगा सकता। आज हम मुतालबा करते हैं कि मीडिया के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, उनको ओपनली रिपोर्टिंग करने की इजाजत दी जाए। जो हकायक वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं वो पहुंचाने दिया जाए। और मैं समझता हूं कि उनको बाउंड करना या उनके ऊपर किसी किस्म की पाबंदी लगाना ये काबिल मजम्मत है। और हम इंशाअल्लाह ताला अपने साथी भाइयों के साथ खड़े हैं और हम समझते हैं कि जिस तरह दूसरे इदारे मुल्क की खिदमत कर रहे हैं उस तरह ये हमारी साथी बरादरी भी मुल्क की खिदमत कर रही है। और इनके साथ अगर कोई जुल्म ज्यादती हुई तो हम उसके लिए भी सरापा एहतजाज बनेंगे। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अजीज आवान साहब ने अपना कीमती मौक़िफ़ दिया। ये ऊँट किस करवट बैठेगा, ये किस सिमत सूरत हाल जाएगी, इस पर हम बात कर रहे हैं। दीगर मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। हमारी कोशिश है कि हम उनसे भी हम बात करें, उनसे पूछें कि मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान कैसे बनेगा। उनसे हम पूछेंगे कि आज योम तकबीर मनाया जा रहा है, कितनी उस वक्त की हुकूमत को मुश्किलात थी, पूरी दुनिया से कितना प्रेशर था, कितनी साजिशें हो रही थी कि पाकिस्तान एटमी धमाके न कर सके। लेकिन हमने तमाम प्रेशर को एक लात से फेंक कर हमने कामयाब तजुर्बे किए और पाकिस्तान दुनिया की उस ममालिक में लिस्टों में आ गया कि जो एटमी क़ुव्वत रखते हैं। पाकिस्तान गालबन 7वीं एटमी क़ुव्वत है और हमने भी बता दिया कि हमारी तरफ भी मैली आंख से न देखा जाए। जो ताकत और क़ुव्वत का जो महवर था उसको हमने बरकरार रखा। तो इसी पर हम बात कर रहे हैं। मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं वक्तन ब वक्तन। हमारी कोशिश है तमाम लोगों से हम इस पर बात करें कि मुल्की सियासी सूरत हाल किस सिमत जा रही है, दिफाई सूरत हाल किस सिमत जा रही है। ये जो इदारों का तजावुज़ कर जाना, इख्तियारात का तजावुज़ कर जाना, ये कितना ख़तरनाक हो सकता है, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। होगा क्या, किस सिमत ये सूरत हाल जाएगी, इसको रोकेगा कौन? ग्रैंड डायलॉग की बात हुई थी लेकिन ना हो पाए। वो कौन से जजेज़ हैं जो कि जिनकी निशानदेही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे कि अदलिया की कुछ काली भेड़ें हैं जो बानी पीटिया को रिलीफ देने की बात करें। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है इकबाल अडवाणी साहब ने। आप बड़ा अच्छा तज्जिया देते हैं, पाकिस्तान की सियासत पर आपकी बड़ी गहरी नज़र रहती है, मारूफ बिजनेसमैन भी हैं। खुश आमदीद कहेंगे इकबाल अडवाणी साहब। थैंक यू भाईजान, आपने मुझे इनवाइट किया। अडवाणी साहब, पहले तो आपको मुबारक हो, आज का दिन योम तकबीर से मनाया जा रहा है। आज के दिन हमने एटमी धमाके कामयाबी से कर दिखाए थे पूरी दुनिया के प्रेशर होने के बावजूद। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबको मुबारक, हर पाकिस्तानी को ये दिन मुबारक हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक एटमी कुव्वत बने थे इस दिन और इसकी मुबारक में बात सबको मैं देता हूँ। ये भी बताइएगा कि कहा यह जा रहा है कि उस वक्त बड़ी साजिशें और बड़ा प्रेशर था हमारे हुक्मरानों पर, लेकिन हमने अपनी दिफा में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और ये कामयाब धमाके किए। एक तो ये सवाल। दूसरा, ये किसके सर पे सेहरा सजाएंगे आप, किसको क्रेडिट देंगे? देखिए, किसी एक के सर पे ये सेहरा नहीं सजता, मतलब सबने मिलकर काम किया है। इसमें आप जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम सबसे पहले लेंगे, फिर आपके जो साइंटिस्ट हो गए उस वक्त के जो सब थे इनका नाम आएगा,
और सबसे ज्यादा मैं कहूंगा जियाउल-हक ने उस पर बहुत वर्किंग की, क्योंकि वो वक्त ऐसा था जो उसी वक्त में पाकिस्तान एक तरह से इतनी ताकत बन चुका था मेन जियाउल-हक के दौर में। उन लोगों ने काफी वर्क किया। फिर आप इसके बाद आ गए कि मुशर्रफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, उनकी भी मेहनत है, नवाज शरीफ का भी काम है। तो मतलब एक किसी एक के ऊपर आप नहीं चल सकते, पूरी यानी जब से वो बना सबका इसमें क्रेडिट है, पूरी कौम का क्रेडिट जाता है, सबकी मेहनत है। आप कॉल पे रहे, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, आप दिफाई तजियाकार हैं मेजर राजा खिजर रहमान साहब ने, आप सदर हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर एक्समैन सर्विस सोसाइटी। खुश आमदीद कहेंगे मेजर साहब। जी, मैं आज यौम तकबीर है, मैं तमाम कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपको भी मुबारकबाद। पाकिस्तान का दफा 28 मई को जब धमाके हुए तो पूरी दुनिया में ये धूम मची थी और पाकिस्तान के बारे में शकूक शुबात थे कि इन्होंने एटम बम बनाया कि नहीं बनाया। सही। उस दिन सारी दुनिया को पता चल गया। मैं इसमें खुश नसीबी समझता हूँ हुकूमत वक्त का, उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। काबिशें जो हैं वो जाहिर है भुट्टो साहब की थी, वो इब्तदा हुई, अब्दुल कदीर खान साहब की कुर्बानियां रंग लाई, अफवाज पाकिस्तान ने इसके दफा को जो है वो मुझे याद है फौज में होते थे और सारा दिन F-16 जो काउटा के इर्द गिर्द फिरते थे, उस लिबार्टी का खतरा था कि इसराइल जो है वो हिंदुस्तान उस पर अटैक करना चाहते हैं। तो हमारे मीरपुर के ऊपर से F-16 उसकी हिफाजत के लिए हर वक्त आदम तैयार रहते थे। तो इसमें पूरी कौम की काविशें, आज का दिन जो है वो बहुत बड़ा तारीखी दिन है पाकिस्तानी कौम का। मैं दोबारा इस पर तमाम कुतों को, अफवाज पाकिस्तान को, हुकूमत वक्त को और ये सब कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज का दिन मेजर साहब यौम तकबीर से हर साल मनाया जाता है। आज मुझे ये भी बताएं कि दिफा कितना मजबूत है पाकिस्तान का और आगे हम क्या क्या इन्वेंशन करने जा रहे हैं। F-16 तैयारे भी अब पाकिस्तान बना रहा है, अब हम पूरी दुनिया को ये तैयारे बना के भी देते हैं। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम के लिए क्या माजी में भी साजिशें हुई थी? देखिए जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी जो कौम है ये इंतहाई बहादुर कौम है और इसकी अफवाज इंतहाई जो है वो दफाए वतन के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं। आप आज तो हमारे पास ये थंडर तैयारे हैं, F-16 है, हम टैंक बना रहे हैं, हम मिसाइल, हमारी दुनिया की जो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है उसमें बेनजीर भुट्टो साहबा का और तमाम बाकी कुतों का उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। तो लेकिन आप 65 जंग आपने जीती, आपने 117 हथियारे गिराए आपने हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान को जो है चुमिंदा में और राज्य का शिकस्त का सामना करना पड़ा। उस वक्त हमारे पास क्या था? एक वलवला था, एक जज्बा था। तो आज भी अल्लाह के फजल से जो है वो मजबूत हाथों में है। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देखें, दुनिया का जो तमाम दुनिया का दौरा कर रहे हैं और जो है वो तमाम इस्लामी मुल्क के साथ उनका राब्ता और हमारे हुकूमत वक्त के मिल के चाह रहे हैं और अल्लाह के फजल से पाकिस्तान फौज और हुकूमत जो है वो अगर मिल के चले तो इंशाल्लाह आज भी हम इंतहाई मजबूत है। आप देखें, मैं अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारी इस्लामी मुल्कों के पास बड़ी बड़ी फौज है, लेकिन आज देखें उनका क्या असर है। सही कहा, सही कहा। एक आखिरी सवाल मेजर साहब, एक आखिरी सवाल, आपका टाइम बड़ा कीमती है, मुझे ये भी बताइएगा, आज वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बेबाक बड़ी स्पीच की, नवाज शरीफ साहब दोबारा चेयरमैन मुंतखब हो गए। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, ये हर किसी की ख्वाहिश होती है, पाकिस्तान तरक्की मजबूती की तरफ गामजन हो, लेकिन इदारे तजावुज़ कर जाते हैं, फिर मामलात बिगड़ जाते हैं। सवाल मेरा बड़ा अहम है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो कौन सी अदलिया की भेड़ें हैं जो बानी पीटीआई को रिलीफ देने पे अपना किरदार अदा कर रही है, जिसका इशारा वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने किया है, और क्या ये होना चाहिए? देखिए, मैं ये आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि
हमारी अदलिया, मसल्ह फ़ौज पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान अगर मिल के चले तो अल्लाह के फजल से ये पाकिस्तान दिन जो दुगनी रात चुगनी तरक्की कर सकता है। हमें एतमाद करना चाहिए, हमारे यहाँ एतमाद का फुकदान है। सही, हम अदालत का एतमाद करें तो इंशाल्लाह हमें कोई परेशानी नहीं होगी। आइंदा हमारी इकानमी भी अच्छी होगी, हमारा दफा भी इंशाल्लाह मजबूत रहेगा और हमारी हुकूमत भी स्टेबल रहेगी। तो आज का जो दिन है, दोबारा नवाज शरीफ साहब को मौका मिला है, हाँ। इंशाल्लाह वो पहले से बढ़ के कौम की मुल्क की खिदमत करेंगे और पार्टी को भी चलाएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मेजर रिटायर्ड राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त। अडवाणी साहब, दिफा के हवाले से बात हो रही थी, तो पाकिस्तान का दिफा अब मजबूत है, जज्बा भी है, क्रेडिट पर्टिकुलरली आपने कहा भुट्टो साहब को भी जाता है, क्या नवाज शरीफ को क्रेडिट नहीं जाता अडवाणी साहब? हाँ, तो मैंने नवाज शरीफ का भी कहा है, नवाज शरीफ को भी मतलब इतना नहीं जाता जितना आज बयान किया जा रहा है। यानी अगर देखा जाए तो मैं, अगर मेरी अपनी जो मालूमात है, अगर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को जाना चाहिए, डॉक्टर कदीर खान को सबसे ज्यादा जाना चाहिए, क्योंकि जितनी तकलीफें कदीर खान ने उठाई है इसके बाद किसी ने नहीं उठाई। वो तो उस वक्त भी बहुत तकलीफें उठाते थे। आपको शायद पता होगा कि नीदरलैंड से तो इनके अरेस्ट वारंट भी वो हो गए थे, रिलीज हो गए थे। वो तो मतलब कहने के सबने मतलब कुर्बानियां दी हैं। जियाउल हक की भी इसमें बहुत बड़ा मतलब कंट्रीब्यूशन है कि उसने भी बहुत वर्किंग की और तब जाके हम लोग यहाँ पहुंचे। नवाज शरीफ का भी आप कह सकते हैं कि उस वक्त इसके ऊपर भी प्रेशर होगा, उन्होंने और उसको साइड पे रखा, लेकिन जब तक आपके सपोर्ट में एस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो मकसद कहने का ये है कि सबके ऊपर क्रेडिट चाहता है और सबकी कचरा अपने अपने कैपेसिटी में, हर किसी ने जिनका वक्त था जो उस वक्त से गुजरे, किसी ने भी इसमें कंप्रोमाइज नहीं किया। जो हमारा इतनी धमाका तब तक हुआ, तो हर किसी को क्रेडिट चाहता है इसका। अच्छा, आज बड़ा एक अहम सवाल आपसे मैं करने जा रहा हूँ। कमोबेश 1 से 2 माह पहले आपने इंदिया दिया था, इशारा दिया था, कहा था, वाज़े बताया था कि हुकूमत और अदलिया के दरमियान मामलात मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगे। और आज हम देख रहे हैं कि डायरेक्टली वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि अदलिया की कुछ काली भेड़ें बानी PTI को बाहर करने में किरदार अदा कर रही हैं। ये कितना हसास स्टेटमेंट है। दूसरी जानब अदलिया ने मीडिया हाउसेस पर भी पाबंदियां लगाई हुई हैं, कुछ रिपोर्टर्स पर जो अदलिया की बीट कवर करते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, एक्चुअली अगर आज की जो गवर्नमेंट है, आपको पता है कि वो किन के सपोर्ट पे है। आप पहले इस चीज को भी एक्सेप्ट कर लें, ये जो गवर्नमेंट है किसी के सपोर्ट पे है, इनका वोट बैंक नहीं है, ये एक सच्चाई है। अब जो प्रॉब्लम पाकिस्तान में चल रहा है वो एक्चुअल क्या हो गया है, ये कि अदलिया वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट ये हो गया है। अदलिया का झुकाव PTI की तरफ है और एस्टेब्लिशमेंट का झुकाव पेटीएम गवर्नमेंट की तरफ है। अब ये जो लड़ाई है आप यूं समझ लें, अगर हम इनको बिल्कुल फिल्टर कर लें सबको साइड पे करके, तो अदलिया वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट ये लड़ाई चल रही है। अच्छा। जो पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह है। अगर इसका सॉर्ट आउट नहीं हुआ और ये लंबा टाइम चला तो हो सकता है, मुझे मेरी मुंह में खाक हो, लेकिन हो सकता है मार्शल लॉ भी पाकिस्तान में लग जाए, क्योंकि जब कलम और बंदूक की जंग होगी तो फिर कब तक ये मामला चलेगा। अगर इनका आपस में एक मुआहिदा हो जाए, सुलह हो जाए तो सही है, अदरवाइज तो फिर यही ऑप्शन रह जाएगा जो मैं आपको कह रहा हूँ। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन जो हालात लग रहे हैं, जिस तरफ जा रहे हैं, बजाय तो यही नजर आ रहा है। ठीक है, अब आप कॉल पे रहे, आप भी पाकिस्तान की सियासत पर अच्छा तजिया देते हैं, आप बिजनेसमैन भी हैं। चौधरी जफर ने हमें ज्वाइन किया है, आप प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। चौधरी साहब खुश आमदीद कहेंगे। चौधरी जफर साहब, क्या आप सुन सकते हैं? जी जी, मैं सुनता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, मुबारक हो आपको। आज के दिन पाकिस्तान मजबूत मुस्तहकम की तरफ उसने बड़ा कदम उठाया था और हमने कामयाब तजुर्बे किए, धमाके किए, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हमारे पास भी एटमी बम है, ताकत है। अगर हम पर किसी ने जंग मुसल्लत की तो बचेगा वो भी नहीं। क्या कहेंगे बीइंग अ बिजनेसमैन? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी तरफ से पूरी कौम को मुबारकबाद कि आज के दिन हमने धमाके करके अपने दफा को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। और मैं इससे तमाम उन किरदारों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, वो मोहतरम भुट्टो साहब से लेकर नवाज शरीफ तक और तमाम फोर्सेस को, जिन्होंने इसमें अपना अपना हिस्सा डाला और पाकिस्तान के दफा को मजबूत किया।
और इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान अब दुनिया में ये नक्शा क़यामत तक हमेशा रहेगा। ये हमारा ईमान है और हमारी सरहदों की हिफाजत की जमानत है। अब यहाँ पे एक और बड़ी जिम्मेदारी हमारे जो बॉर्डर एरियाज हैं, जो दिफाई मामलात हैं, वो तो हमारे इदारे, हमारी फोर्सेस देख रही हैं, लेकिन अंदरूनी हमारी मईशी जो इश्यूज हैं मईशत के, वो हमने हल करने हैं। हमने पाकिस्तान की इकनॉमी कैसे बेहतर बनानी है, हमने मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे लानी है, उसमें बिजनेसमैनों का भी एक बड़ा किरदार रहा है। माजी की हुकूमत में बानी पीटीआई को बिजनेस कम्युनिटी की बड़ी सपोर्ट थी, इस हुकूमत को कितनी सपोर्ट है चौधरी जफर साहब? अच्छा सर, इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि मुल्क में इकोनॉमिकली इशू सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल इशूज की तरफ से हैं। हम सही पैसे नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी का पहिया सही नहीं चल रहा। तो इंटरनेशनली भी इशू है कि वो हम पे ट्रस्ट उस तरह नहीं करते हैं, जिसमें अब SIFC देख लें, लोगों ने फोर्स किया कि फोर्सेस को इन्वॉल्व करें। हमारी फोर्सेस की आज पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट है। अगर हम अपनी फोर्सेस को कमजोर करने का सोचेंगे तो आप अपने जहन में लीबिया और ईरान को रखें कि इंटरनेशनली एक सिस्टम के तहत हमारी नौजवान नस्ल की जहनसाजी की जा रही है, जिसमें कई सियासी जमातें शामिल हैं। इकोनॉमिक इशू के ऊपर मैं समझता हूँ कि जी हमारे अगर 5 साल में बिजनेस कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके सही डिसीजन किया जाए तो हमारी इकोनॉमी बेहतर तरीके से जा सकती है। इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कोशिश कर रही है कि जो मौजूदा हुकूमत है उसके साथ मिलकर पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर किया जाए। अभी भी चीफ साहब मेरा ख्याल है कि यूरोप गए हुए थे, उससे पहले भी वो मुस्लिम मुल्कों में दौरा कर चुके हैं, जिससे मईशत की बेहतरी के असरात नजर आ रहे हैं। और बिजनेस कम्युनिटी कतन उनके साथ नहीं खड़ी थी, उनके गलत फैसलों की वजह से, इमरान खान साहब के गलत फैसलों की वजह से आज मुल्क इस नहज पे पहुंचा है। तो लिहाजा बिजनेस कम्युनिटी हर आने वाली उस हुकूमत के साथ खड़ी होती है जो बेहतर फैसले करती है और जो बिजनेस कम्युनिटी को साथ लेके चलती है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी जो मौजूदा हुकूमत है वो बिजनेस कम्युनिटी को साथ लेके चलेगी और बेहतर फैसला करेगी और बजट में कोई अच्छे डिसीजन लेंगे जिससे हमारी मईशत का पहिया चलेगा। और मैं पूरा उम्मीद हूँ इस बात में। तो चौधरी साहब, आप लोग तजावीज दें, आप लोग उनको बताएं हुक्मरानों को, और आप लोग वो इख्तियारात उनसे लें कि भाई ये हमारी पर्टिकुलर फील्ड है, इसके अच्छे फैसले हम कर सकते हैं, हुकूमत वक्त हमें ये इख्तियार दे। तो मैं नहीं समझता कि वो आपको इख्तियार नहीं देगी। सर, हमने शैडो बजट पेश किया है, हमने कहा है कि ये बजट प्रपोजल है, इससे इम्प्लीमेंटेशन करें और हमें एज ए स्टेक होल्डर साथ ले अपने तमाम फैसलों पे। और इस वक्त 2 चीजों के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। एक तो जो एक्सपेट्रिएट्स है इस वक्त उनको सही रिस्पेक्ट के साथ अगर प्रॉपर अकोमोडेट किया जाए तो पाकिस्तान में जो वो इस वक्त $27 बिलियन की पेमेंट उनसे आ रही है वो उसमें क्वेश्चन है $70 से $80 बिलियन का। और अगर एक्सपोर्ट में वैल्यू एडिशन करके हमारी पॉलिसीज को हमारी रिकमेंडेशन को वो माने तो हम अगले 3 साल में $50 बिलियन तक अपनी एक्सपोर्ट को लेके जा सकते हैं। तो एक $100 बिलियन रिमिटेंस आना जो आज $56 बिलियन है, अगले 3 सालों में तो मुश्किल काम नहीं है। ये अगर हमें साथ में इन्वॉल्व करते हैं और हमारी रिकमेंडेशन पे अमल करते हैं तो अगले 3 साल में हम टर्न कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटेजी IMF से टुवर्ड दी नेशन बैक। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया चौधरी जफर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। एक बार अडवाणी साहब, लाहौर से भी एक बिजनेसमैन हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि हमारी सपोर्ट इस हुकूमत के साथ है। तो फिर ये तासुर क्यों है जिसका शहबाज शरीफ ने इशारा किया, वज़ीर आज़म चेयरमैन पार्टी के नवाज शरीफ साहब ने भी ये इशारा किया, कहा कि बानी PTI पहले ये सवालों के जवाब दें कि ज़हीर इस्लाम की तीसरी कुव्वत कौन थी। क्या इस हुकूमत को खतरा है क्या कि बानी PTI कभी भी बाहर आ सकते हैं? देखिए, इस हुकूमत का मसला खासकर अपने नवाज शरीफ के हवाले से बात की। नवाज शरीफ साहब की आज भी स्पीच आपने सुनी होगी, वो माजी से बाहर ही नहीं निकल रहे, वो ये बयान ही नहीं कर रहे कि आगे जाके मुल्क को चलाना कैसे है। वो वही बातें कर रहे हैं, जहां जहां इनके साथ कुछ गलत हुआ वो उसकी बात करेंगे। इन्होंने कितना गलत किया लोगों के साथ वो नहीं बताएंगे। ये कहेंगे कि मेरी गवर्नमेंट 92 93 में गिराई गई। ये नहीं बताते कि 1990 में जो इलेक्शन जो 1990 में जो गवर्नमेंट बेनजीर भुट्टो की गिराई गई थी, उनने एस्टेब्लिश के साथ मिलकर गिराई थी, एस्टेब्लिशमेंट के साथ। ये तो रिकॉर्ड पे है। और फिर जो इलेक्शन हुए थे वो बहुत तांदरी ज्यादा इलेक्शन थे, ये भी रिकॉर्ड पे है, लेकिन वो उसकी बात नहीं करेंगे। ये हर वो बात करते जो इनके साथ प्रॉब्लम हुई, ये वो बात ही नहीं करते हैं इन्होंने जिनके साथ गलत किया। 96 में मेरे ख्याल में दोबारा गवर्नमेंट गिराई, फिर वो मीसा के जमहूरियत को सिग्नेचर करने के बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, इसके बाद वो काला कोट पहन के
अदालत चले गए यूसुफ रजा गिलानी के साथ, ये कुछ नहीं बताएंगे, ये हर वो बात बताते हैं, यानी मीठा मीठा हप करवा करवा तू अपने इन्होंने क्या क्या किया वो किसी को ये नहीं बताते। इनके जो काम में ये अपनी जो 2018 से पहले जो इनकी गवर्नमेंट की उसके बारे में ये बात करेंगे। 2022 में भी तो इनकी गवर्नमेंट आई थी जो शहबाज शरीफ की थी, उसके बारे में वो कुछ नहीं करेंगे। आज की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही, उसके बारे में नहीं कहेंगे। जो जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो बताएंगे, बाकी लोगों ने लोगों के साथ कितना क्या उसके बारे में ये बात ही नहीं करते। तो इनकी स्पीच को आप कितना सीरियस लेंगे, ये सिर्फ वही बात करेंगे जो इनको जो अच्छा लग रहा है अपने लिए। अगर बात मैं आपको बताता था, एक सेकंड एक और बात बताऊँ। इन्होंने क्या खाकान अब्बासी साहब, मुफ्ता इस्माइल साहब वगैरह ने हमारे मेरे साथ जेल काटी, इनकी कुर्बानियों की बात की। तो भाई इनको आप अपनी नून लीग में जमात में क्यों नहीं ले लेते? आप अनाउंस करो ना कि हम इनको ले रहे हैं। जब उन्होंने आपके साथ जेलें काटी, इससे ज्यादा प्रूफ क्या होगा ये वफादारी का कि उन्होंने आपके साथ जेलें काटी, तकलीफें उठाई, खाकान अब्बासी ने क्या क्या नहीं किया, क्यों फिर इनको आप नहीं ले रहे? तो मकसद कहने का ये बस वो जो इनको जो अच्छा लगता है ये बोल देते हैं। यानी मैं इसका इस तरह आपको तर्जिया करके दूंगा कि आधा सच झूठ से भी खराब है। अच्छा। इनका आधा सच आएगा, ये पूरी बात कभी करते नहीं है। तो इनकी स्पीच को आप कितना सीरियस लेंगे? अच्छा, फिर क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जिनके लिए कहा जाता है वो ठंडे मिजाज के आदमी हैं, वो तमाम इदारों को लेकर चलने वाले आदमी हैं, आज वो डायरेक्टली मैं तो ये कहूँगा कि वो हमलावर हुए हैं अदलिया पर, और उन्होंने कहा है कि अदलिया की कुछ काली भेड़ें, ये कितना हसास स्टेटमेंट है? देखिए, अब इनको भी पता है कि वो किनके सपोर्ट पे हैं, उनको खुश करना भी तो इनकी मजबूरी है। अच्छा, उसको खुश करके तो नहीं चल सकते। इनको पता है कि इनका तो कोई वोट बैंक नहीं है। नहीं तो वाकई चेयरमैन पीटीआई बाहर आ रहे हैं, बानी पीटीआई। क्या हुआ? वाकई बानी पीटीआई क्या जमानत हो रही है उनकी? नहीं, बाहर नहीं पीटीआई तो मुझे नहीं लगता इतना जल्दी बाहर आए, अभी तो नहीं आ सकते पीटीआई वाले। खान साहब तो फिलहाल बाहर नहीं आएंगे। लेकिन जो आपने सवाल किया मैं उसका कह रहा हूँ कि उनको किसी को खुश करना है, वो तो अपनी जगह पे मजबूर है। तो इनकी स्पीच को सीरियस लेना छोड़ दें। ये तो उस पे मूव करते रहेंगे अपने प्रॉब्लम्स की वजह से, यानी जहाँ इनको जरूरत पड़ेगी। बाकी रहा पीटीआई का, आपने कहा, मुझे नहीं लगता कि फिलहाल बाहर आ सकते। तो ये जो स्टेटमेंट दी जा रही हैं, मुमकिन है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के ज़राए स्ट्रॉन्ग हों, उनको बताया गया हो कि ज़मानतें होना शुरू हो गई हैं, अदलिया से रिलीफ मिलना, इंसाफ मिलना शुरू हो गया है, तो मुमकिन है बानी पीटीआई बाहर आ जाए? नहीं, मुझे नहीं लगता। वो अगर अदालत कुछ फैसले भी कर देगी तो इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं, ये भी तो सवाल है। अदालत ने तो एक फैसला किया था मेरे ख्याल में कि वो पंजाब असेंबली और केपी के गवर्नर केपी के असेंबली के इलेक्शन हो जाए। हुए थे कि नहीं हुए थे? तो जरूरी नहीं है कि अभी जो माहौल आप पाकिस्तान में चल रहा है, आप यूं समझे कि अदालत की हर बात मानी जाएगी कि नहीं, ये भी सवाल है। अभी आज सवाल आप ये भी एक लिख लें। लेकिन अदलिया ये भी कह चुकी है कि हमें फैसले करना और मनवाना भी आते हैं। ये करना तो आते हैं, ये तो मैं समझ सकता हूँ, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। मनवाना तो कोई इतनी हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है मनवाने के मामले में, क्योंकि मैंने तो देखे हैं काफी फैसले जिससे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। वो आपको भी पता है, इसमें दो राय नहीं है। वज़राए आजम को रुखसत कर दिया अदलिया ने सर। वजीर आजम बहुत पावरफुल होता है, उससे बढ़कर तो कोई नहीं है। उन्होंने कहा हमें नाअहल करना आते हैं लोग। कौन से दौर में किया था, मुझे वक्त बताएं जरा। सर पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी। तो इनके साथ कौन था उस वक्त? सपोर्ट था ना किसी का? इस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट था इनको उस वक्त, अगेंस्ट नहीं थे इस्टेब्लिशमेंट इनके, राइट? नवाज शरीफ को शायद चलता किया गया, इस्टेब्लिशमेंट इनके अगेंस्ट नहीं थी। आज माहौल दूसरा है, आज वो माहौल नहीं है। जब भी अदलिया ने जो फैसले दिए थे कोर्ट ने, जब उन पे इम्प्लीमेंट हुआ था 100%, तब इस्टेब्लिशमेंट से इनका कोई झगड़ा नहीं था। आज इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस अदलिया है। आज इम्प्लीमेंट करवाना इतना इजी नहीं है जितना आप कह रहे हैं भाईजान। तो वजह क्या है, आप आज बता ही दें कि वजह क्या है कि एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस अदलिया, अदलिया वर्सेस हुकूमत, गवर्नमेंट, क्यों? जरूरी तो नहीं एक पेज पे वो मतलब वो नहीं करें, कंफ्यूज नहीं करें। हुकूमत को आप छोड़ दे फिलहाल, अदलिया वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट, बस। अच्छा। हुकूमत छोड़ दे, हुकूमत तो एक वो क्या बोलते हैं रिमोट पे चलने वाली है, उसको छोड़ दे, वो रियलिटी को मान ले। आप उसको उतना नहीं करें, पेचीदा मत करें। अदलिया वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट, बस। आप अदलिया कुछ ऐसे फैसले कर रही है, कुछ ऐसी बातें कर रही है जो एस्टेब्लिशमेंट को एक्सेप्टेबल नहीं है, उस वजह से इनका नाराजगी हो गई है। मुझे लगता है आप 6 महीने पहले मैंने साथ आपको कहा था
कि जिस तरह का मुझे माहौल लग रहा है, एक वक्त आएगा कि अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट में आपस में तनाव आ जाएगा। वही हुआ नजर आ रहा है आपको। तो आप इतना घुमा के बात मत करें, हुकूमत वर्सेस फला, कोई वर्सेस, सिर्फ दो ही है बस, अदलिया वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट, और यही वजूहत है। इसी वजह से जो प्रॉब्लम हमको, और फिर अगर अब मेरे मुंह में खाक, अगर ये मजीद मामला चले, मजीद इनमें गर्मा गर्मी हुई, तो मार्शल लॉ भी आ सकता है। यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर इसका कोई इसी तरह लड़ाई चलती रही तो आपको मैंने कहा कि फिर कौन हावी हो जाएगा आपके सामने है। तो फिर वो इमरजेंसी मार्शल लॉ आएगा, और क्या हो सकता है। बाकी तो कोई मुझे और चीज नजर नहीं आ रही, लेकिन मुझे तो यही लग रहा है। और शायद अभी तो ऐसा लग रहा है मुझे कि ये भी एक, मैं आपको बात कह दूं, शायद आपको किसी ने कही नहीं होगी, ग्लोबली हालात ऐसे हो गए हैं कि मुझे लगता है मार्शल लॉ की राह हमवार हो गई है, क्योंकि उन मुल्कों की पावर बढ़ती जा रही है जिनमें डिक्टेटरशिप ज्यादा है, जिनमें डिक्टेटरशिप है, उसी मुल्कों की पावर आ रही है। चाइना हो गया, रसिया हो गया, तो आपको नजर आ रहा है ना, ईरान हो गया, इनकी पावर बढ़ती जा रही है। अगर पाकिस्तान में भी ये माहौल हो जाए तो बाइक नहीं है भाई। एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछूंगा, अडवाणी साहब, आपका वक्त भी बड़ा कीमती है। हुकूमत वक्त क्या अपना आईनी मुद्दा पूरा करेगी? और अगर, एक तो ये सवाल, और दूसरा सवाल, और अगर मार्शल लॉ अल्लाह ना करे आ जाता है और नाफिज हो जाता है, तो फिर इस वक्त की जो जमहूरी पार्टियां हैं, इस वक्त जो वज़ीर आज़म हैं, सदर मुमलिकत हैं, CM हैं, ये कहाँ होंगे? देखिए जब भी हुकूमत गई है तो किस वजह से गई आपको पता है। आज वो वजह फिलहाल नजर नहीं आ रही। गवर्नमेंट का ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे हैं, तो मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट जाएगी। बस गवर्नमेंट उसी सूरत में जाएगी कि वो वाकया हो जाए, एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया में माजरा बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो मार्शल लॉ आ जाए। अदरवाइज हुकूमत इस तरह नहीं जाएगी जिस तरह लोग कह रहे हैं। फिलहाल तो वो वफादारी मतलब फर्माबरदारी इतनी अच्छी है, तो मुझे नहीं लगता कोई झगड़ा होगा हुकूमत का और एस्टेब्लिशमेंट का। और अगर मार्शल लॉ लग गया तो वजीर आज़म शहबाज शरीफ कहाँ होंगे? वो उस वक्त के हालात के हिसाब से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन लग सकता है जिस तरह के हालात चल रहे हैं, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन वो उसी सूरत में नहीं होगा कि एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया में माजराई खत्म हो जाए। अदरवाइज अगर इसी तरह से माजराई बढ़ती रहेगी तो एक आम आदमी समझ सकता है, तो फिर क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। माजराई, फैसल वाडा की एंट्री हुई, मुस्तफ़ा कमाल की एंट्री हुई, मामला चले, तो अदलिया ने भी तमाम जो एजेंसीज के सरबराहान हैं उनको तलब कर दिया, उन्होंने बोला आ जाएं भाई। तो ये तो मजीद, तो आपको यही समझा रहा हूँ, मुस्तफा कमाल साहब ने किसके कहने पे कहा होगा उनको पता है, फैसल वाडा ने किन तो कहने पे कहा होगा उनको पता है। जब सब चीजें सामने है तो वो भी फ्रंट पे आके लड़ रहे हैं और सामने सब कुछ आ रहा है। कैसा है कि अपने फैसलों से फ्रंट पे आ सकती है, बाकी वो लोग तो नहीं आ सकते फ्रंट पे कुछ करने, तो उनकी प्रॉक्सी एक तरह से समझ लिया। तो फिर कौन है ऐसा, वो कौन सा इदारा है, वो कौन सी ऐसी शख्सियत है जो दोनों पार्टियों में, आपने कहा तीसरे को आप ना कहें, आप घुमाए फिराने में आपकी बात कर रहा हूं, वो कौन सा ऐसा आदमी है जो दोनों में सुलह सफाई करवाए? कुछ लोग ऐसे हैं जो सुलह सफाई करवाने के लिए कर रहे हैं, सुलह सफाई हो भी सकती है, नाम देना अच्छा नहीं लगता उनका, अच्छा। लेकिन है कुछ ऐसे लोग जो सुलह सफाई करवा रहे हैं। अगर इनका नाम देंगे तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, अच्छा नहीं लगता, लेकिन है कुछ काफी लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। कोई एक आध नाम? वो चाहते हैं कि सुलह सफाई हो जाए और यही पाकिस्तान के लिए अच्छा है, बेहतर है। अडवाणी साहब, तो वो जो इतने बेहतरीन शख्सियात हैं, मुहब्बे वतन शख्सियात हैं जो पाकिस्तान का भला कर रही है, तो एक आध का तो नाम हो जाए। नहीं, असल अभी वो लाइफ में लाना अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोग हैं कर रहे हैं और मुझे लगता है अच्छा काम कर रहे हैं और उनको करना भी चाहिए। अगर उनका नाम देकर उनको आज मैं चाहता हूँ ये काम होना चाहिए, मेरी जो राय है ऐसे काम हो जाने चाहिए, उसको पहले से कंट्रोवर्शियल करना अच्छी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, बहुत खूबसूरत बात की अडवाणी साहब आपने, और बिल्कुल ये होना चाहिए। पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं है इन तमाम चीज़ों का कि ये मज़ीद मामलात ख़राबी की तरफ जाएँ, मज़ीद इनमें गहमा गहमी हो। पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, तमाम इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करें तो ही तरक्की की मंजिलों पर हम जा सकेंगे। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।